नमस्ते बच्चों, मैं शशिकांत। आज आप लोगों से हम लोग जो पेपर BSH 325 हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी टू 1967 AD तक का जो पेपर पढ़ते हैं, आज उसमें हम लोग बातचीत जो है आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ईरान की आधुनिकीकरण, यानी कि जो ईरान जो कंट्री है उसकी आधुनिकीकरण का क्या संदर्भ था, या किस तरीके से रजा साहब और ईरान का जो संदर्भ वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में जुड़ता है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बच्चों, पहली बात तो ये कि अगर हम ये कहें कि जिस तरीके से रूस का जो नवनिर्माण है वो स्टालिन ने किया और तुर्की का जो नवनिर्माण है वो कमाल अतातुर्क ने किया, वही कार्य जो है ईरान के संदर्भ में या ईरान को दुनिया की जो राजनीति है उसमें प्रतिस्थापित करने का जो काम है वो रजा साहब पहलवी ने किया। तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। 13 दिसंबर 1935 ईस्वी को ईरान के क्षितिज पर जब रजा शाह का उदय हुआ तो किसी को ये नहीं लगा कि ईरान में वो कितना कुछ बदल देंगे, या वो एक ऐसा समय था जो आप इस तरीके से उस लीजिए उस समय को कि उस समय जो संपूर्ण ईरान का जो सामाजिक और आर्थिक संदर्भ था, या ईरान जो सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जो ईरान का जो परिवेश था वो एक तरीके से टूटा हुआ था, या ईरान जो है वो चरमरा रहा था। परंतु रजा शाह के सत्तारूढ़ होने के बाद से ही ईरान के नवनिर्माण का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, जिसने ईरान को दुनिया के आधुनिक देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। और इस तरीके से जो रजा शाह का जो एक सामान्य मूल्यांकन भी यदि हम करते हैं तो रजा साहब पहलवी जो है वो एक क्रांतिकारी सुधारक और सफल प्रशासक के रूप में स्थापित होते हैं। इस पूरे संदर्भ का जो मूल्यांकन करते हैं तो एक चीज़ हमें ये समझ में आती है कि ईरान को पश्चिमी पैमाने पे या ईरान को पश्चिमी तरीके से आधुनिक राष्ट्र के रूप में लाने का जो श्रेय है वो रजा साहब पहलवी को ज़रूर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम ऐसे उनके द्वारा किए गए सुधार भी महत्वपूर्ण रूप से शामिल हैं जो ईरान की जो सामरिक स्थिति और ईरान की जो व्यवस्था है उसमें उन्होंने बदलाव लाके किया। पहला जो महत्वपूर्ण सुधार था वो ये था कि वो ईरान में सैनिक सुधार करके ईरान को व्यवस्थित करने में उन्होंने सफलता पाई। वस्तुतः ईरान की राजनीतिक समृद्धि के लिए ज़्यादा आवश्यक था कि उसके पास एक सुसंगठित और सुप्रशिक्षित सेना हो, और एक ऐसा आदमी जो खुद अपने जीवन में सेना में एक लंबे समय तक अपना समय बिताया हो, वो कैसे इस तथ्य को नज़रअंदाज कर सकता है। संभवतः यही सारी चीज़ें रजा शाह के साथ जुड़ी हुई थी, और वो अपनी पुरानी जो ईरान की परंपरागत सेना थी उसका आधुनिकीकरण करते हुए उसके लिए वो नए विकसित शस्त्र और जो गोला बारूद है वो मुहैया कराए। एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते भी रजा साहब जो थे वो सैनिकों की समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं थे, अतः सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करने के उद्देश्य से सैनिकों को नियमित रूप से वेतन भत्ता दिए जाने का उन्होंने प्रबंध भी किया। रजा शाह ने संपूर्ण देश में सैनिक सेवा और सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी, और शायद यही कारण था कि वो ईरान के लिए वो एक सुप्रशिक्षित सेना भी पाने में सफल हुए, और इसके द्वारा ईरान के जो विरोधी थे उनका भी वो भविष्य में खात्मा करने में बहुत हद तक सफल भी रहे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव ईरान में रजा साहब पहलवी ने किया उसमें यातायात और संचार के साधन थे। वस्तुतः सैनिक गतिविधियों को संतुलित रखने और देश की एकता को कायम रखने के लिए ज़रूरी था कि यातायात और संचार के साधनों का समुचित विकास हो। इसलिए रजा शाह ने यातायात के साधनों को समुन्नत करने के लिए जर्मनी के जो इंजीनियर थे कुशल, उनकी सहायता से वहाँ सड़कों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया, और सड़कों को गाँव से जोड़ना शुरू कर दिया, और शहरों को सड़कों से जोड़ना शुरू किया। ये जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो रजा साहब पहलवी के द्वारा किया गया था। और 1939 आते आते तक करीब 30,000 के मील के आसपास जो है वो ईरान में वो सड़कें तैयार की गई। दूसरा जो एक
बड़ा काम उन्होंने किया कि वो रेल के विकास का भी बहुत हद तक वो ध्यान दे रहे थे, और इस बात को वो ध्यान में रखते हुए रेलवे के मार्ग का विकास भी वो समुचित रूप से करने के लिए तत्पर हुए, और उन्होंने ट्रांस हेनेरियन रेलवे का निर्माण करवाया, जिसके द्वारा कैस्पियन सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ा गया। राजा स्वातरा इस तथ्य से वो पूरी तरीके से परिचित थे कि देश के विकास में संचार साधनों की जो मुख्य भूमिका होती है, वही भूमिका जो है वो रेलवे और उस तरीके से परिवहन की भी होती है। शायद इसी बात को ध्यान में रख के राजा साहब बहलवी जो है वो किसी भी तरीके से जो देश में जनता को एक दूसरे से जोड़ने वाले जो भी साधन थे उन पे उन्होंने काम किया, और ईरान में इस काल में डाक तार पर भी बहुत विशेष हद तक ध्यान दिया गया, और राजा शाह ने इस दिशा में पहल करते 1931 आते आते ब्रिटिश ईरान तार कंपनी का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये दो ऐसे संदर्भ थे, और इन दो संदर्भों के बाद जो तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण एक संदर्भ था वो था ईरान में होने वाला जो आर्थिक सुधार। जब ईरान में आर्थिक सुधारों की बात आती है तो आप इस बात से इनकार मतलब इस बात के संदर्भ में जाइए कि किसी भी देश को विकसित संज्ञा में रखने से विभूषित करने की जो संदर्भ होता है उसके विषय में ज़रूरी यह है कि उस देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। फिर ईरान को आधुनिक बनाने के आकांक्षी राजा साहब बहलवी इस दिशा में कैसे पीछे रह सकते थे, और इसी बात का वो ध्यान रख के उन्होंने ईरान की दशा सुधारने के लिए आर्थर चेस्टर पा नाम के एक अमेरिकन अर्थशास्त्री को आमंत्रित किया, और उनसे उन्होंने ये दरख्वास्त की कि ईरान के लिए जो नीतियां बनाते हैं या ईरान के लिए जो नीतियां निर्धारित करते हैं उन पे वो काम करना शुरू करें। राजा साहब पहलवी ने ईरान की आय में वृद्धि के लिए कई नई तरीके की योजनाएं तैयार की, जो आगे चलकर सफल भी हुई। राजा शाह ने अपने देश में जहाज निर्माण उद्योग भी स्थापित किया, राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने तथा अपने देश में रुपया छापने की व्यवस्था कर राजा शाह ने अर्थव्यवस्था को भी संतुलित करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी के कारखाना अधिनियम के द्वारा आर्थिक व्यवस्था के मूलाधार श्रमिकों की दशा सुधारने का भी वो प्रयत्न उन्होंने किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि तमाम उन्होंने ऐसे आर्थिक प्रगति के कार्य किए जिसके द्वारा जो है ईरान की जो परंपरागत जो पृष्ठभूमि थी, आर्थिक संदर्भ थे, उनमें बदलाव आने शुरू हो गए। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो था वो था वहाँ के भूमि संबंधी सुधार। राजा शाह ने भूमि और राज्य से संबंधित कानून बनाकर उनकी व्यवस्था में भी सुधार लाने का प्रयास किया, और उसी समुचित वितरण और सर्वेक्षण की व्यवस्था के आधार पर वो वहाँ पे काम उन्होंने शुरू किया, और असिंचित भूमि की सिंचाई के लिए भी व्यवस्था की। भूमि के मालिक को नहर बनाने और उनकी रक्षा करने और भूमि का कटाव रोकने का भी दायित्व राजा साहब पहलवी के द्वारा सौंपा गया। राजा शाह ने भू राजस्व की दर में भी समानता लाई और कानून बनाकर संपत्ति संबंधित दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। इसके बाद जो एक अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ आता है वो वहाँ पे न्यायिक सुधार का है। वस्तुतः ईरान के इस आधुनिकीकरण के लिए ज़रूरी ये था कि जनता को समुचित न्याय मिले, और आप सारे इस बात से आप सारे लोग परिचित हैं कि किसी भी राष्ट्र राज्य के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो उसके प्रशासन को चलाने में वहाँ की न्यायपालिका और उसका बेहतर तरीके का क्रियान्वयन। जब किसी भी राष्ट्र या राज्य में जब उसकी न्यायपालिका के संदर्भ में लोगों की आस्था रहेगी तो सामान्य बात है कि वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत बेहतर तरीके से चलेगी। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर राजा साहब बहलवी को ये लगता था कि ईरान के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि जनता को समुचित न्याय मिले, और ये बात वो ध्यान में रख के ईरान के तत्कालीन न्याय व्यवस्था में उन्होंने सुधार भी करना शुरू किया। और आप इस बात को आप ये जान के आश्चर्यचकित भी होंगे बच्चों, और ये भी आपके ध्यान में जाना चाहिए कि राजा साहब ने समय की मांग को रखते हुए वहाँ के जो परंपरागत न्याय व्यवस्था थी उसमें बदलाव लाने का कार्य प्रारंभ किया, और उन्होंने ये तय किया कि ईरान जो एक परंपरागत मुस्लिम मान्यताओं और इस्लामिक मान्यताओं वाला देश था, वहाँ पे न्याय को जो है वो धर्म से उसका किसी भी तरीके का वास्ता नहीं रखने के लिए उन्होंने वहाँ के नियमन कानून में बदलाव लाने की चेष्टा की, और उन्होंने ये कहा कि भाई शरीयत के जो कानून हैं उनके स्थान पर स्विस और फ्रांसीसी कानूनों की तरह नए कानूनों के नए निर्माण किए जाएं।
न्याय पद्धति को वो चाहते थे कि मौलवी और जो मौलाना थे या मुल्ले थे उनके पंजों से निकाल कर जनता के हाथों में दे दिया जाए। दीवानी और फौजदारी को लागू करने के लिए भी उन्होंने आधुनिक तरीके के जो नए न्यायालय थे वो शुरू किए। इस प्रकार से धीरे धीरे वहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था में जो न्यायपालिका के जो सारे संदर्भ गूंथे हुए थे उनको निकाल के वो एक लोकतांत्रिक संदर्भ के साथ उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया और इसमें बहुत हद तक वो सफल भी रहे। वास्तव में इस दोनों तीनों संदर्भों के बाद एक अन्य संदर्भ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है वहाँ पे होने वाला सामाजिक सुधार। जब ईरान की राजनीति में रजा साहब का पदार्पण हुआ उस समय वहाँ सामाजिक विषमता जो है वो अपनी पराकाष्ठा पे थी। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिकार जो मिलते थे वो नाम मात्र के मिलते थे। दूसरे शब्दों में स्त्रियों को कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था। ऐसी परिस्थिति में स्त्रियों की दशा में सुधार करना अत्यावश्यक था, क्योंकि विकास के पथ पर आरूढ़ होने में समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को नकारा नहीं जा सकता था। रजा शाह की इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने पर्दा प्रथा का अंत कर दिया। 1935 में उन्होंने एक महिला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी की और स्त्रियों की दशा सुधारने का भरसक प्रयत्न वो करते रहे। पुरुषों के जो तलाक संबंधित जो उनके विशेषाधिकार थे उनको भी वो समाप्त करके और उनके लिए जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें धीरे धीरे वो बदलाव लाना वो शुरू किए। कहने का संदर्भ ये है कि वो इस तरीके से चाहते थे कि जो सामाजिक समानता या सामाजिक समता के जो भाव हैं वो बरकरार रहें। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर वो स्त्री और पुरुषों दोनों को आधुनिक यूरोपीय पोशाक पहनने के लिए प्रोत्साहित और बाध्य भी करते रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ की जो परंपरागत पोशाक थी उसके संदर्भ में उन्होंने ये कठोरता से निर्णय भी लिए कि उन पर रोक लगा दी। रजा साहब पहलवी की यह उपलब्धि भी एक महत्वपूर्ण है कि वो महिलाओं के लिए भी उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि वो सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अनुमति ले सकती थी और उचित रूप से उनका उपयोग भी कर सकती थी या उच्च पदों पर भी जा सकती थी। इसके अतिरिक्त जो ईरान की पूरी सामाजिक धार्मिक आर्थिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था वहाँ का जो धार्मिक सुधार। ईरान की जो तत्कालीन संस्कृति थी वो कुल मिला जुला के मध्यकालीन संस्कृति से जुड़ी हुई संस्कृति थी और ये एक ऐसी संस्कृति थी जो बहुत परंपरागत थी, जिसके नियम कानून बहुत पुराने थे। रजा साहब पहलवी ने इस मध्यकालीन संस्कृति से मुक्ति पाने हेतु प्राचीन जो ईरान की जो संस्कृति थी उसको अपनाने का प्रयास किया। शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने देश का नाम फारस रख दिया। धार्मिक वर्ग जो तत्कालीन समाज पर प्रभावित था उसके अधिकारों में कटौती भी कर दी। तमाम जो धार्मिक खेल तमाशे थे उस पर प्रतिबंध लगवा दिए। एक और रजा शाह ने हाजी, कटबलाई, मसादी आदि जो धार्मिक उपाधियां थी उनमें उनका अंत करवा के एक तरीके से ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए जो पूरी दुनिया के सामने ईरान के जो धर्मनिरपेक्ष छवि थी उसको मजबूत किया या ईरान को जो है धर्मनिरपेक्ष के रूप में स्थापित भी किया। रजा साहब पहलवी ने ईरान को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक सुधारों के द्वारा विश्व के आधुनिक राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुधारों के द्वारा जो है वहाँ की जो आम जनता थी उस पर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया। ये एक इस पूरे बदलाव या इस पूरे रजा साहब पहलवी के द्वारा किए गए जो आधुनिक नियम कानूनों के लाए जाने का जो सबसे कमज़ोर पहलू था वो ये था कि सारे संदर्भों के साथ रजा साहब पहलवी जो है ईरान को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सुधारों के द्वारा विश्व के आधुनिकतम राष्ट्रों की श्रेणी में तो लाके उन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन दूसरी ओर जो सुधारों का जो असर था वो आम जनता पे बड़ा कमज़ोर दिख रहा था। और शायद यही कारण रहा कि ईरान की जो जनता थी वो पूर्ववत, अपेक्षित और शोषित रही थी। इसका मूल कारण ये था कि सारी चीज़ों के बावजूद रजा शाह स्वयं जो है अपार संपत्ति के स्वामी थे और कोई वो प्रभावशाली आर्थिक कदम नहीं उठा सके और सारा पश्चिमीकरण करने के बावजूद या सारे आधुनिक नियम कानून की जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी उनके लाने के बावजूद जो वहाँ के जो लोग थे वो उस पूरे पश्चिमीकरण का बेहतर तरीके से या उस आधुनिक नियमों का बहुत बेहतर तरीके से फ़ायदा नहीं ले सके और वहाँ के जो सामान्य जनता थी वो गरीब की गरीब ही बनी रही और कुल मिला जुला के वहाँ पे जो है वो उनके जो बहुत सारे जो नियम कानून वो अच्छे होते हुए भी आम जनमानस के बीच में बहुत लोकप्रिय नहीं रहे हो पाए और शायद लोकप्रिय नहीं होने के कारण
उनका जो अपना व्यक्तित्व था वो ज़्यादा प्रभावी हो गया कि सारे बदलाव जो है वो जनता के बीच में चाहते थे, लेकिन अपनी शक्तियों का वो अंत नहीं चाहते थे। और यही कारण रहा कि ईरान का ये आधुनिकीकरण बहुत बेहतर स्थिति में नहीं जा सका। धन्यवाद।